हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में आपको जो होमवर्क दिए गए थे उस होमवर्क को बहुत ही कम स्टूडेंट ने सेंड किया है। आप लोग बच्चों वीडियो देखिए और होमवर्क को सेंड करिए। ये आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी, बार बार हम लोग फोर्स करते हैं कि आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस करिए। कुछ ही बच्चे जो हैं वो इस बात को लेते हैं, बाकी को जैसे लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को प्रॉपरली देखें और होमवर्क को टाइम पर सेंड करें। तो आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 9 अध्याय 9 रासायनिक सूत्र एंड मोल संकल्पना, और यानी केमिकल फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, ये हमारा न्यू लेसन है। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, उसी से रिलेटेड इसमें है, उसको ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक कैसे बनता है? तत्वों की निश्चित अनुपात से ही यौगिक बनता है। ये यौगिक तत्वों के परमाणुओं की निश्चित संख्याओं के आपस में संयोग से बनते हैं, यानी जब परमाणु की निश्चित संख्या होती है तभी यौगिक जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, जैसे हम पानी, नमक, शक्कर, खाने का सोडा इत्यादि के पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे हम पानी H2O, NaCl, C6H12O, O6 और खाने का सोडा यानी NaSCO3, इस तरीके से हम पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये सभी पदार्थ क्या हैं बच्चों? यौगिक हैं। ये सभी पदार्थ हमारे क्या हैं? यौगिक हैं। हमने पहले भी सूत्र कैसे बनते हैं सीखा। आइए हम यौगिकों के सूत्र के बारे में विस्तार से समझें। फर्स्ट है हमारा सहसंयोजक यौगिकों के सूत्र। सहसंयोजक यौगिक हम लोगों ने कैसे पढ़ा, कैसे बनते हैं? आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि दो परमाणु जो हैं वो आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, हमने विभिन्न सहसंयोजक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया आदि के बनने वाले बंध के बारे में सीखा। हम लोगों ने देखा था बच्चों, पानी H2O में भी क्या था? हमारा सहसंयोजक बंध था। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में भी था। अमोनिया NH3 में भी क्या था? हमारा सहसंयोजक बंध था। आदि के बनने वाले बंध को देखा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु का एक कार्बन यानी CO2 का एक कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन का सहभाजन से दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु के दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। यहाँ पर देखिएगा, आपके बुक में साफ एक कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना हुआ भी है कि कैसे होता है। इसको देखते हैं। ये देखिए, कार्बन है, ठीक है ना, और दो ये हमारे एक कार्बन का परमाणु है और दो हमारे ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो जो कार्बन के परमाणु हैं ये क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन के साथ यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरे ऑक्सीजन यानी दोनों ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है ना, यानी कि कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसको 4 चाहिए, तो ये एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरे ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस तरीके से ये दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में शेयरिंग करता है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु और ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ना चाहें तो उसकी किस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को साझा करने की संभावना होगी? अगर आप किसी एक, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ें यानी CO2 में हम एक और O जोड़ें तो क्या बनती है, क्या संभावना होगी? देखिए, पहले ये है कि वो कार्बन परमाणु से साझा करे, दूसरी ये है वो किसी भी ऑक्सीजन परमाणु से साझा करे। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करेगा। देखिए, ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन दो ऑक्सीजन परमाणु से हो चुका है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में एक और C जोड़ना चाहें, सॉरी एक और ऑक्सीजन जोड़ना चाहें, तो वो ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा? या तो वो कार्बन से साझा करे या फिर वो ऑक्सीजन से साझा करे। कार्बन से साझा तो यहाँ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनके लास्ट
यानी लास्ट हमारे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो का तो ये ऑलरेडी शेयरिंग कर चुके हैं, तो अब इसके पास नथिंग यानी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिचुएशन क्या सही है कि एक तीसरा ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से जो है वो साझा नहीं कर सकता। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो एक कंडीशन और हो सकती है कि तीसरा ऑक्सीजन परमाणु पहले ऑक्सीजन परमाणु से साझा कर ले। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये है कि क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों का विभाजन 2 ऑक्सीजन परमाणु से हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये ऑलरेडी ऑक्सीजन से क्या कर चुके हैं, सहभाजन कर चुके हैं, यानी शेयरिंग कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनों की, और वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है, यानी ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है। चित्र क्रमांक 1 का में देख लीजिए। अब चित्र क्रमांक 1 खा अगर हम लेते हैं, ये देखिए ये क्या है हमारा फिगर नंबर खा, इसको देखते हैं। यदि हम ऑक्सीजन परमाणु के साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन के सहभाजन पर विचार करें तो चित्र क्रमांक गा, तो ये भी संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8 हो जाएगी, परंतु पहले ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, जबकि उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर गा में सिचुएशन जाती है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अब यहाँ पर तो बोल रहा है कि चित्र क्रमांक खा में अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ले चुका। अब ये इसकी तो शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं लग रही है। अब ये कैसे करे, इसके पास तो बस 6 ही ऑक्सीजन है, सॉरी इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 4 2, इसके पास 10 हो गए। क्या ये भी पॉसिबल है? देखिए बोल रहा है चित्र क्रमांक फर्स्ट गा, ये भी संभव नहीं है, यानी सब, क्योंकि इसमें अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8 हो जाएगी, परंतु पहले ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु इस पर तो 8 हो रही है, लेकिन इस ऑक्सीजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 10 हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंतिम कोश में कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या? 8 होनी चाहिए। तो यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक और ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ने पर क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है? ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, और ना ये यानी खाक वाली पॉसिबिलिटी भी संभव नहीं है और गा वाली पॉसिबिलिटी भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने जैसी सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों की, अतः यहाँ पर अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन नहीं हो सकता, यानी कि एक और ऑक्सीजन परमाणु आप लेना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए CO2 यौगिक बनने की CO3 यौगिक बनने की संभावना नहीं, इसीलिए CO3 यौगिक नहीं बन सकता, इसकी संभावना नहीं है। कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही मिलकर एक स्थायी यौगिक बनाएंगे, जिसका सूत्र CO2 होगा, यानी कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही मिलकर एक स्थायी यौगिक बनाएंगे, जिसका सूत्र CO2 होगा। इसी प्रकार अन्य यौगिकों के सूत्र भी लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें तत्वों का प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। जैसे H2O का है तो H2O का भी आपको पॉसिबल है। कैसे? अब आप उसमें देखेंगे H2O का, तो उसमें जो एक हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, वो एक साथ क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि H2O में आप देखिए तो एक H है और एक O, ओके। अब यहाँ पर कितने, अब H2O में देखिए कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं बच्चों, तो बच्चों वो H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमारे होंगे ना, उसमें पहले वाले में हम, इससे पहले वाले में बच्चों वो 2 ऑक्सीजन नहीं है, वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो H2O में यानी कि 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब
इसकी शेयरिंग कैसे होगी, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, ये इससे शेयरिंग करेगा और ये इससे शेयरिंग करेगा, तो ये हीलियम जैसा स्ट्रक्चर ले लेगा और ये क्या करेगा, फिर ये भी इससे शेयरिंग कर लेगा, तो यानी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो यानी इसका भी सूत्र क्या है, H2O। ये भी हमारा क्या स्थायी यौगिक है H2O, ये भी स्थायी यौगिक है। जैसे NaCl है, NaCl क्या है, NaCl में एनिक बॉन्ड बनता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है अक्रिय गैस स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें अगर और भी यौगिकों के सूत्र हम लिख सकते हैं, अगर हमें क्या हो, उन तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। अब सहसंयोजक यौगिकों के अणु भार, इसके हमको क्या निकालना है बच्चों, अणु भार, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। बहुत ही केयरफुली देखिएगा और समझ कर देखिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। तो बच्चे, हम लोग ने पहले ही आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन, पहले ये होता था कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण है, लेकिन बाद में खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी अपरमाणु कण बताया गया है, यानी ये परमाणु से भी छोटा, लेकिन परमाणु से मिलकर हमारा क्या बनता है, अणु, यानी कि परमाणु से मिलकर हमारा अणु बनता है। ये आप लोग समझ रहे हैं ना बच्चों, परमाणु यानी एटम से मिलकर हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जो हमारे अणु यानी कि जो हमारे परमाणु हैं, जो हमारे बच्चों परमाणु हैं, वो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तत्व के परमाणु भार से यौगिकों के अणु भार की गणना की जा सकती है। अगर किसी यौगिकों का अणु भार निकालना हो तो तत्व के परमाणु भार से यौगिकों के अणु भार की गणना की जा सकती है, क्योंकि यौगिकों का अणु भार उसके सभी घटक परमाणुओं के भारों का योग होता है। यौगिकों का जो अणु भार है वो जो उसमें घटक वाले परमाणु हैं उनके भार का योग होता है। जैसे आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं H2O का। यदि हमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु भार ज्ञात करना हो तो हम पानी के अणु भार की गणना कर सकते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन और परमाणु भार ज्ञात हो तो हम पानी का अणु भार निकाल लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 यूनिट और तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 यूनिट हो तो हम पानी का अणु भार क्या करेंगे, 2 × 1 + 16 × 18 यूनिट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यानी कि ये कैसे निकला, इसको समझ लीजिए बच्चों। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अणु भार आपको निकालना, यानी मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए किसका निकालना है, मान लीजिए H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब अगर आपको H2 का यानी हाइड्रोजन के परमाणु तथा, अब इसमें पहले देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बना है, H2O का एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका अणु भार ज्ञात हो तो आप इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार ज्ञात है और ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्ञात है, मान लीजिए हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितना है, 1 है, 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन का परमाणु भार है और ये हमारा ऑक्सीजन का परमाणु भार है, इसका अणु भार ज्ञात करना हो। अब यहाँ पर देखिएगा 2 × 1 लिया गया है, तो ये 2 × 1 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 और प्लस 16 मतलब ये ऑक्सीजन का, तो इसको यहाँ पर प्लस कहेंगे, यानी जोड़ा गया। अगर आप 2 + 16 = 18U, ठीक हुआ। अब समझ में आया बच्चों, यानी कि इनके परमाणु भार आपके, अगर किसी भी परमाणु का आपको परमाणु भार ज्ञात है तो उसका आप अणु भार इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए
कुछ यौगिकों के अणु भार की गणना करें। ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का अणु सूत्र CO2 है, सॉरी SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है? SO2। SO2। अब आपको बोला जाए इनका अणु भार ज्ञात करिए, तो आपको सल्फर का परमाणु भार पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का परमाणु भार पता होना चाहिए। देखिए परमाणु भार समथिंग जस्ट डबल होता है किसके? परमाणु क्रमांक के या परमाणु संख्या के। ठीक है ना। तो सल्फर का जो हमारा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 16 है। ये आपको लर्न होना चाहिए 20 तक। सब बच्चे को एकदम याद करके अच्छे से उनका सिंबल, उनका परमाणु क्रमांक, उनका परमाणु भार, परमाणु संख्या सब पता होना चाहिए, ताकि आप इजी वे में बच्चों अणु भार को निकाल सकें। इसको आपको बहुत क्लास में पहले ही बताया गया है। और अभी भी अगर बच्चों आप लोग, अब ये आपका एक होमवर्क इस बार का ये है कि आप 1 से लेकर 20 तक के जितने एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके आप परमाणु भार, परमाणु संख्या और उनके प्रतीक लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और नाम भी होना चाहिए उस एलिमेंट्स का, ताकि आपको 20 तक तो कोई प्रॉब्लम ना हो कि उसका फिर आप याद करिए या आपको आ नहीं रहा है, आप भूल रहे हैं, तो आपको फिर अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट निकालने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए बच्चों उसको लर्न करिए, दिमाग में बैठाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड करिए। ये आपका मेन होमवर्क है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का है। अब ये तो है, अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका जस्ट डबल यानी 32 क्या होता है? इसका परमाणु भार होता है। ठीक है ना। तो आप इसका भी ऑक्सीजन का 8 है परमाणु संख्या, इसका जस्ट डबल परमाणु भार कितना होता है? 16 होगा। ठीक। यानी कि किसी भी तत्व एलिमेंट्स का जस्ट डबल क्या होता है? उसका परमाणु भार, परमाणु संख्या का जस्ट डबल परमाणु भार होता है। अब यहाँ पर आप इसको इजी वे में निकालेंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निकालना मॉलिक्यूलर वेट। ठीक। तो सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 प्लस अब 2 इंटू क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 है। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 है तब तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 इंटू 16 कितना हुआ हमारा? 2 इंटू 16। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमारा 32 प्लस, अब इसको भी करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है। 32 हमारा 64 यूनिट। ओके बच्चों, इसको अच्छे से आप निकाल सकते हैं एकदम। और अब इसी तरीके से अगर आपको नाइट्रोजन का अणु भार निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का भी आराम से निकाल, N2 का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका जस्ट डबल 14 होगा। ठीक। अब आप क्या करेंगे? इसको N14 इंटू निकालने के लिए क्या करेंगे? 14 इंटू 2 इंटू 28, यानी कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो हमारा कितना आएगा? 28 आएगा। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में दिया हुआ भी है। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप किसी भी यौगिकों का अणु भार आराम से इजी वे में निकाल पाएँ। अणु का अणु भार, यौगिक का अणु भार आप इजी वे में निकाल सकते हैं। फिर देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों की मूलानुपाती सूत्र व सूत्र इकाई द्रव्यमान। इसको देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है। सोडियम क्लोराइड का अगर आणविक सूत्र लें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ठोस आयनिक यौगिकों के अणु नहीं होते, उनके घटक आयन होते हैं। सही बात है। ठोस आयनिक यौगिकों के अणु नहीं होते, अगर उनके घटक क्या होते हैं? आयन होते हैं। ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl तथा Na+Cl- होता है तथा उसका मूलानुपाती सूत्र है। ये उसका क्या है? मूलानुपाती सूत्र है। विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किए जा सकते हैं। ये भार एक अणु का भार नहीं होता। हम इसे आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहेंगे। क्या बोलते हैं हम इसको? सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसका? आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान। उदाहरण के लिए क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 U है और सोडियम का परमाणु भार 23 U है। तो
तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, यानी कि अभी आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। NaCl यानी Cl या Na को आप प्लस कर देंगे, 23 + 35.5, इसका टोटल करने पर 58.5 यू होगा। अब ये समझ में आया है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अच्छे से फिर अगर पढ़िए तभी आप, मैं यहीं पर पढ़ाकर बच्चों छोड़ूंगी, क्योंकि आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए। अब आपको ये यहाँ पर समझ लेना है कि जो आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र व सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, इनका आणविक भार नहीं होता है। कैसे, अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, क्योंकि ठोस आयनिक यौगिकों के अणु नहीं होते, उसके घटक आयन होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl है, अथवा Na+ में लेंगे अगर हम इसको लेते हैं माइनस में, वह इनका मूलानुपाती सूत्र होगा। विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किए जा सकते हैं। आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों के द्वारा आप भार को ज्ञात कर सकते हैं। ये भार एक अणु का भार नहीं होता, जो ये भार हमारा निकलेगा वो सिर्फ एक अणु का भार नहीं होता, हम इसे आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान। उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन का 35.5 है और सोडियम का 23 है, दोनों को प्लस करने पर 58.5 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रश्न को, यदि हम कार्बन का परमाणु भार 14 है तो इसका भी आप आराम से निकाल पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा, ये भी। यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है तो अमोनिया का अणु भार क्या होगा। हाइड्रोजन के अणु भार की गणना करिए निम्नलिखित यौगिकों के इकाई। ये 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चंस को करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, उसको और इसको बच्चों। एकदम ध्यान से करिएगा, मन लगा कर करिएगा, और कोई भी चीटिंग मत करिएगा बच्चों। आप लोग अपने से इसको करिएगा, तभी आप इसे अच्छे से सीख पाएंगे। ओके बच्चों, मैं यहीं पर वीडियो क्लोज करूँगी। पढ़ाना तो और चाह रही थी, लेकिन आप लोग इसको पहले समझ लीजिए, कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।